प्यारे बच्चों, आज हम अपनी बात उसी बिंदु से शुरू करेंगे जब हमने पहली बार आपका वैद्युत द्विध्रुव से परिचय करवाया था। बच्चों, आपको याद होगा जब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पहली बार मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा अद्भुत निकाय है जिसका नेट आवेश तो शून्य होता है, लेकिन उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। दरअसल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये आज हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के केस में दो स्थितियों में निकाला जाएगा। एक पहली स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं और दूसरी स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। आज का जो वीडियो डेडिकेटेड है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने पर आधारित है। बच्चों, आपके सामने मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है। ये वैद्युत द्विध्रुव आप सभी जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसपे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये देखिए, एक बिंदु A है, इस पर एक ऋणावेश है -q और दूसरा बिंदु है B जिस पर उतना ही धनावेश है +q। ये दोनों जो आवेश हैं बराबर है और विपरीत है और दोनों के बीच की दूरी 2a है और ये 2a दूरी बहुत ही अल्प है, बहुत ही छोटी दूरी है। बच्चों, ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा को हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। यानी कि ये AB रेखा ही द्विध्रुव का अक्ष है और इस अक्ष की दिशा में, इस अक्षीय रेखा में अगर कोई दूर स्थित कोई बिंदु लें जहाँ पर कि हमको द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, तो इस बिंदु को हम अक्षीय स्थिति बोलेंगे क्योंकि ये अक्ष की ही दिशा में है, ये द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है। अब जरा सा देख लीजिए, ये जो द्विध्रुव हमने चुना है बच्चों, इसका सामर्थ्य बताने के लिए एक भौतिक राशि हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसे स्मॉल वेक्टर p से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी दिशा -q से +q की तरफ होती है और इसके बारे में विधिवत आपको जानकारी दी जा चुकी है। बच्चों, चलिए हम जरा सा ये जो द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हम द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। जो भी बिंदु विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए लिए जाएंगे उन सब की दूरियां इस द्विध्रुव के केंद्र से ही नापी जाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे सामने एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूर है। तो बिंदु P की दूरी को नापने के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उसकी दूरी नापेंगे और केंद्र अर्थात O से इस बिंदु P की दूरी R है। बच्चों, एक बार फिर हम आपको डेफिनेशन पे ले चलते हैं जिसकी बार बार हम लोग चर्चा करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये A और B के बीच की जो दूरी है ये अल्प है, लेकिन किसकी तुलना में अल्प है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो दूरी A और B के बीच की है यह किसी बिंदु P से जो दूरी है अर्थात R की तुलना में बहुत ही अल्प होगी। अर्थात जो 2a है यह छोटी दूरी है। किसकी तुलना में छोटी है? R की तुलना में छोटी है। यानी कि ये जो R दूरी आप लेंगे ये वैद्युत द्विध्रुव से काफी दूर लेंगे आप। अब चलिए हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इस तीव्रता निकालने के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी? हमारी प्लानिंग ये होगी कि पहले हम एक धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, फिर ऋणावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस प्रकार हमारे पास जब दो तीव्रताएं हो जाएंगी तो हम उसका परिणामी निकाल करके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके धनावेश अर्थात +q के कारण बिंदु P पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे निकालते हैं।
किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर का जो सूत्र है वो है E = 1/4πε0 Q/r², जहाँ Q वो स्रोत आवेश है जिसके कारण तीव्रता निकाली जा रही है और R वो स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर कि क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसी सूत्र का इस्तेमाल हम पूरे फार्मूले में, पूरे डेरिवेशन में करने वाले हैं। तो बच्चों आप देखें, चूंकि हम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और ये पूरा सिस्टम जो है निर्वात में रखा हुआ है, इसलिए इसका जो फार्मूला हो जाएगा E1 = 1/4πε0 Q/r-a²। अब देखिए आवेश तो Q ही रहेगा क्योंकि हम +Q के कारण निकाल रहे हैं, और बिंदु B से बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो बिल्कुल चित्र से स्पष्ट है। P से लेकर के O तक की दूरी R है, तो P से लेकर B तक की दूरी r-a होगी, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर +Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको कि हम नाम E1 दे रहे हैं, उसकी दिशा क्या है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था एक सूक्ष्म धनावेश रखते हैं। वह सूक्ष्म धनावेश जिस दिशा में गति करेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगर आप बिंदु P पर सूक्ष्म धनावेश रखें तो +Q के कारण इस सूक्ष्म धनावेश पे प्रतिकर्षण बल लगेगा और यह बाहर की तरफ अर्थात जिस दिशा में गति करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 की दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से E1 की दिशा B से P की ओर है, B से P की ओर है। इस चीज का ध्यान दीजिए। सिमिलरली अब वैद्युत द्विध्रुवी का जो दूसरा आवेश है अर्थात -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सेम फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस बार जो दूरी होगी वो P से A तक ली जाएगी। इस बार जो दूरी होगी वो r+a हो जाएगी। इस प्रकार E2 = 1/4πε0 Q/r+a² हो जाएगा। लेकिन इस बार एक परिवर्तन और होगा, वो है दिशा का। अगर आप बिंदु P पर -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो बिंदु P पर आपको एक सूक्ष्म धनावेश लाना होगा, और ये सूक्ष्म धनावेश यदि आप ध्यान दें तो ये -Q की तरफ आकर्षित होगा, अर्थात ये -Q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E2 की दिशा लेफ्ट साइड में होगी, इधर की तरफ होगी। तो इसलिए मैंने इस दिशा को लिखा PA दिशा में। अब अगर आप देखें तो बिंदु P पर दो तीव्रताएं हैं, एक है E1 दूसरा है E2, और दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत है। और आपको अच्छी तरह पता है, कक्षा 11वीं में आपको बताया गया है कि जब दो सदिश राशियां एक दूसरे से विपरीत होती हैं, विपरीत दिशाओं में होती हैं, तो उनका परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम उन्हें एक दूसरे से घटा देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम दोनों E1 में से E2 को घटा देंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम E1 में से क्यों घटाएंगे, हम E2 - E1 क्यों नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं E1 और E2 के परिमाण पर। अगर आप ध्यान दें तो E1 का परिमाण E2 से ज़्यादा है, क्योंकि E1 का जो हर है वो r-a है, ये इसको ज़्यादा बना देता है, जबकि E2 का हर r+a है जो इसे कम कर देता है। अर्थात E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, इसलिए हम बड़े मैग्नीट्यूड में से छोटे मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको घटाने का फार्मूला लिखेंगे, E1 और E2 का फार्मूला लिखेंगे, आप ध्यान दें Q/4πε0 दोनों ही फार्मूले में कॉमन है, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 हो या फिर इक्वेशन नंबर 2 हो। अब इसके बाद कॉमन लेकर के 1/r-a² -1/r+a² लिखेंगे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। E = Q/4πε0, हम LCM ले लेते हैं, r-a² इंटू r+a², और यहाँ पर r+a² - r-a² बचेगा। 1/r-a² - 1/r+a² 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 - 1
क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से इसको भी ओपन करते हैं और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते जाते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप ध्यान दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप बिल्कुल देख रहे हैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ra 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम मिटा दें। मैं अब क्या करने वाला हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको थोड़ा सा न्यूमरेटर को रीएडजस्ट करेंगे, 2 टाइम्स 2qa इंटू आर, इसको हम आपको अगले लाइन में लिखते हैं। E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर ए और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जरा देखिए इसको रीएडजस्ट करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स 2qa इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों अभी अभी आपको बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव के सामर्थ्य को बताने के लिए हम एक भौतिक राशि का इस्तेमाल करते हैं जिसको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसका फार्मूला होता है 2qa। तो इस तरह यहाँ पर जो फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और 2qa की जगह पे हम p लिख देंगे। अब जरा देखिए क्या बच रहा है r। अब एक अप्रोक्सीमेशन हम और लेंगे, दूसरा वो अप्रोक्सीमेशन जो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ही है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है अर्थात a, इसका मान r की तुलना में बहुत छोटा होता है। यदि a का मान r की तुलना में छोटा है तो a स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में और ही छोटा हो जाएगा। और आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो आप a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर r⁴ हो जाएगा। यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपके पास फार्मूला बचेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। अब जरा देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ये आपका परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हुआ बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण। लेकिन अभी भी बात हमारी पूरी नहीं हुई है। दरअसल ये परिणामी क्षेत्र, ये जो परिणामी तीव्रता है, ये अभी इसका मैग्नीट्यूड है, इसका दिशा हमने व्यक्त नहीं किया है। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी वही, इस परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो E1 की दिशा होगी, क्योंकि E1 में से E2 को घटाने पर वही दिशा प्राप्त होगी जो E1 की होगी, अर्थात इसकी दिशा होगी BP दिशा में। लेकिन अभी भी ये वेक्टर नोटेशन में ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। अगर हम इसे वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें तो आप देखिए कि BP दिशा में हमारे पास एक वेक्टर पहले से मौजूद है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और इसकी दिशा वही होगी जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इस प्रकार देखिए E का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर P अपॉन r³। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये वेक्टर नोटेशन में है। और चलिए इसका हम थोड़ा एनालिसिस कर लें।
बच्चों ये फार्मूला, ये जो E है, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ये 1/4πε0 बताता है कि ये पूरा सिस्टम हमने वैक्यूम में या एयर में रखा हुआ है। ये P बताता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और R बताता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ये कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है, नेट आवेश होता है, वो तो शून्य होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। एक बात और देखिएगा बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इन दोनों सूत्रों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटता है, और इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता का जो रेंज है, जो वैल्यू का परास है, वो किसी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में कम है। देखिए ये r² के रेशियो से घट रहा है और ये r³ के रेशियो से घट रहा है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में बहुत तेजी से घटता है।